हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी सुन रहे हो फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कस्टम का। क्विक रिवीजन करते हैं कस्टम। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। बस आज एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। आप लोगों के कल पेपर है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अपन बात करेंगे। कस्टम में जो इंपॉर्टेंट आपको देखकर जाना है, पहले वो मैं सारा आप लोगों को बता देता हूं। इसके अलावा आप एक बार के लिए स्किप कर देना। कस्टम में आपको मोटा मोटा देखकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन, उसके बाद देखना है आपको रेट्स ऑफ ड्यूटी। रेट्स ऑफ ड्यूटी में बच्चों आप दो ड्यूटी देख के चले जाएं, ठीक है। एक आपकी है सेफगार्ड ड्यूटी और एक आप देख के चला जाना एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी साथ में आप लोग देख लेना। यहां पर रेट ऑफ ड्यूटी हो गया, वैल्यूएशन हो गया। आपका जो सेक्शन 74 75 है ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक वो आपको देख लेना है, वो आपको देख लेना है। साथ में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहां पर देखनी होगी। एमसीक्यू जरूर पूछेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आप दो चीजें देखकर चले जाना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आप दो चीजें देख के चले जाना। एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी आपकी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी पेमेंट में डिले करते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। और दूसरा इंटरेस्ट आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ वेयर हाउस। एट द टाइम ऑफ वेयर हाउस अभी डिस्कस करते हैं कि वेयर हाउसिंग में आपका किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। और इसके साथ में द लास्ट टॉपिक बैगेज, द लास्ट टॉपिक बैगेज। दैट्स इट, दैट्स इट। ट्रस्ट मी, 20 मार्क्स का आपका कस्टम है, 20-25 मार्क्स का, तो आपका ये कस्टम यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा थ्योरी पार्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री, येलो व्हाइट ग्रीन, ये सारी चीजें पूछेगा। वो आप लोगों को पुराना भी याद है तो काम चल जाएगा, बट एक बार के लिए अगर आप ये करके चले जाएंगे तो कस्टम में आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। कस्टम में आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वैल्यूएशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट बात, अनदर इंपॉर्टेंट बात, ये जो है आपका जो कस्टम है सीएमए में, वो इंटर और फाइनल पे सेम लेवल पे रखा हुआ है। इन लोगों ने इंटर और फाइनल पे सेम लेवल पे रखा हुआ है। सेम इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल्स में, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। तो आज की जो क्लास है वो फाइनल एंड इंटर दोनों के लिए यूजफुल है भैया। फाइनल एंड इंटर दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं आप ये करके चले जाएं, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कस्टम में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट विथ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं वैल्यूएशन। मॉड्यूल के भी कुछ 2-5 क्वेश्चंस अपन करेंगे ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आए, ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आए। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब ये है, ठीक है, ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है, ये आपका आउटसाइड इंडिया हुआ। अब आउटसाइड इंडिया से जब आप इंडिया में माल लेकर आओगे, दो मोड होंगे, दो मोड होंगे, बाई शिप बाई एयर। दो मोड होंगे, बाई शिप और बाई एयर, बाई शिप और बाई एयर, ठीक है। अब होगा ये आउटसाइड इंडिया है ये, अच्छा ध्यान रहे, जो बाहर व्यक्ति बैठा हुआ है वो एक्सपोर्टर कहलाएगा, क्योंकि आपको ये टर्मिनोलॉजी भी समझनी होगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बाई एक्सपोर्टर बाई इंपोर्टर, बाई एक्सपोर्टर बाई इंपोर्टर ये सब लिखा होता है। तो हमें दिमाग में सेट करके चलना है कि जो एक्सपोर्टर है वो बाहर बैठा हुआ है, जो गुड्स को इंडिया में भेजेगा, और इंडिया वाला कहलाएगा इंपोर्टर। इंडिया वाला क्या कहलाएगा? इंपोर्टर, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जो एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है बच्चों, ये एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है। फैक्ट्री से माल जाएगा आउटसाइड इंडिया के पोर्ट पर। ये पोर्ट कोई भी हो सकता है, ये पोर्ट बाई वाटर हो सकता है शिप के थ्रू, और बाई एयर हो सकता है, और बाई एयर हो सकता है, ठीक है। तो पोर्ट पर जाएगा, ये यहां शिप है, शिप पर माल लोड होगा, शिप पर माल लोड होगा। तो यहां तक के जो एक्सपेंसेस होंगे कहां से? फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टिल द लोडिंग ऑफ गुड्स एट शिप। शिप के ऊपर जो गुड्स लोड होगा वहां तक के सारे एक्सपेंसेस, यहां उसे एक नाम दिया गया है फ्री ऑन बोर्ड FOB। तो क्वेश्चन में
आपको एफओबी डायरेक्ट भी मिल सकती है और आपको ये एक्सपेंसेस दे देगा, रॉ मटेरियल का खर्चा, यहां का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और माल को लोड कराने का खर्चा शिप पर बाहर आउटसाइड इंडिया पे। बाहर आउटसाइड इंडिया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को, बाहर आउटसाइड इंडिया के बाहर, ठीक है, आउटसाइड इंडिया के पोर्ट पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे से वो फ्रैट हो या कुछ भी हो, वो एफओबी का पार्ट बनेंगे। रिमेंबर दिस, वो एफओबी का पार्ट बनेंगे, फ्री ऑफ बोर्ड का पार्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा गुड्स यहां से चलना शुरू होगा और कहां पर आएगा, इंडियन पोर्ट पर आएगा। कहां पर आएगा, इंडियन पोर्ट पर। तो जब इंडियन पोर्ट पर गुड्स आता है तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। जब इंडियन पोर्ट पर गुड्स आता है तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है, उस वैल्यू के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी लगानी है, विच इज बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एसडब्ल्यूसी एंड तीसरा आईजीएसटी। तीसरा आईजीएसटी, तीनों आपको लेवी करने होंगे वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू कैसे निकालनी है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वो वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और साथ में आईजीएसटी, ठीक है। तो ध्यान से जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, स्टेप्स का ध्यान रखना बच्चों, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फाइंड वर्ड एयर, सबसे पहले ढूंढ लेना कि मेरा क्वेश्चन एयर का है या मेरा क्वेश्चन शिप का है। मेरा क्वेश्चन एयर का है या मेरा क्वेश्चन शिप का है। अगर मेरा क्वेश्चन शिप का है कोई दिक्कत नहीं है, एयर है तो एक जगह आपको ध्यान रखना होगा, एयर पे है तो एक जगह, वो क्या होगी मैं, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन में सर्कल बना लेंगे, यस, माइंड में सेट हो जाएगा एयर। अभी तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, बट फिर भी आप माइंड में सेट करके रखेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि भैया एयर का क्वेश्चन है या शिप का क्वेश्चन है। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में फाइंड करेंगे एफओबी। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, आउटसाइड इंडिया के एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस में ध्यान रहे, एक्सपेंसेस में एक रॉ मटेरियल आएगा और एक गुड्स को लोड कराने के खर्चे, एक्सपेंसेस, और मत ऐड कर देना, रॉ मटेरियल प्लस गुड्स को लोड कराने तक के खर्चे, ये सब हम ऐड कर देंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफओबी बोलेंगे, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको एफओबी फाइंड हो जाएगी, उसके बाद आपको बच्चों एडिशन करने होंगे रूल 10(1) के, ठीक है। तो जो एडिशन करोगे आप रूल 10(1) के, उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड नहीं करने, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको ऐड नहीं करने हैं। इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस को आप 10(1) में ऐड कर देना। जो ऐड नहीं करना है, नॉट पार्ट ऑफ 10(a), 10(1), ठीक है। बाइंग कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बाइंग कमीशन जो आपको क्वेश्चन में कंफर्म मिलता है, बाइंग कमीशन, और एक डिजाइन चार्जेस इन इंडिया, इन दोनों को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस को आप 10(1) में ऐड कर देना। इन दोनों को छोड़ के मेजर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, इन दोनों को छोड़ के, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, होने को तो बहुत सारे हैं, 10(1) में और भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं, कल पेपर है भैया, माइंड में सेट होना चाहिए, अभी मेरे को ट्रिक चाहिए, तो सीधी सी बात है, बाइंग कमीशन और डिजाइन चार्जेस इन इंडिया, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देना है, 10(1) में ऐड कर देना है, जैसे ही आप 10(1) में ऐड कर दोगे, यहां एक वैल्यू आप आएगी जिसे कस्टम एफओबी बोलेंगे। कस्टम एफओबी के बाद में आपको फिर से एडिशन करने होंगे बच्चों, रूल 10(2) के, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की भी यहां पर कहानी है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की सुन लें, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या तो गिवन होगा या गिवन नहीं होगा, क्लियर है। अगर गिवन है तो फिर हम चेक करेंगे मेरा क्वेश्चन एयर का है
या शिप का है? मेरा क्वेश्चन एयर का है या शिप का है, ठीक है। और अगर गिवन नहीं है तो फिर वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब मैं एक काम करता हूं, आपको मॉड्यूल के साथ साथ इन सभी चीजों को लेते हुए चलता हूं। एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे, यहां पर भी लिखते जाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाएगा। एक बार हम कस्टम एफओबी तक आते हैं, तो मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल का कस्टम का लेवल सेम है बच्चों, लेवल सेम है। आप लोग कैसे भी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आप अच्छे से कर लेना, मैं 2-5 क्वेश्चन आपको कस्टम के करा देता हूं टू डेवलप कॉन्फिडेंस। वेट, ये देखिए अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले मेरे को ढूंढना है क्वेश्चन मेरा एयर का है कि शिप का है। ये भैया मैंने शिप ढूंढ लिया, चलो जी ठीक है, मेरा क्वेश्चन शिप का है। फिर मेरे को ढूंढना है एफओबी। मेरे को एफओबी यहां पर दिख नहीं रही है, अगर दिख नहीं रही है तो कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट होगी? ये देखो, मशीन जो भी आप इंपोर्ट करा रहे हैं, जो भी मटेरियल, जो भी मशीन आप इंपोर्ट करा रहे हैं, उसकी कॉस्ट और उसको बाहर जो पोर्ट है आपका आउटसाइड इंडिया, उस पर लोड कराने तक के खर्चे। ये देखिए, एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए और एक हैंडलिंग चार्जेस हो गया। एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, एक हैंडलिंग, यानी कि इन तीनों का टोटल आपका कहलाएगा एफओबी। इन तीनों का टोटल आपका क्या कहलाएगा बच्चों? एफओबी कहलाएगा। अब इस एफओबी में मैं ऐड करता हूं 10(1) के एडिशन। इस एफओबी में मैं ऐड करता हूं 10(1) के एडिशन। 10(1) के एडिशन में मैंने आपको क्या क्या बोला? 10(1) के एडिशन में क्या बोला? सर बाइंग कमीशन, डिजाइन चार्जेस छोड़ दो। अच्छा, एक चीज और, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रैट के नाम से और इंश्योरेंस के नाम से देगा, तो फ्रैट और इंश्योरेंस भी बच्चों छोड़ देना, क्योंकि ये 10(2) में जाएगा। तो सीओटी, सीओआई यानी फ्रैट, इंश्योरेंस, बाइंग और डिजाइन, इन सबको छोड़कर आप 10(1) के एडिशन में डाल देना। तो अब मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, बाइंग कमीशन नहीं जी नहीं आएगा। फ्रैट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया। तो याद रहे, अभी जो मैं यहां पर आपको ये चार्ट बना रहा था, ये जो सीओटी सीओआई निकलता है वो ये वाला ही होता है, कि बाहर के पोर्ट से इंडिया तक जो गुड्स आता है उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है। तो ये अल्टीमेटली आपको सीओटी की बात कर रहा है, फ्रैट सीओटी की बात कर रहा है, ठीक है। सीओआई क्वेश्चन में है नहीं। तो अभी हम देखते हैं, मैं यहां आपका चार्ट बना रहा था, कस्टम एफओबी तक हम आ गए। तो अब आप देखो, बाइंग कमीशन तो आएगा नहीं, ये सीओटी है, यानी 10(1) के एडिशन में कुछ है नहीं, तो यहां तक आप कस्टम एफओबी तक लेकर आ गए हो, अब आपको 10(2) के एडिशन ऐड करने हैं, 2 कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और 2 कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो मैं यहां पर था कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। अगर दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे क्वेश्चन एयर का है कि शिप का है। अगर शिप का है तो गिवन वैल्यू ही लिख दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एयर का है तो फिर मैं यहां पर इसको कंपेयर करूंगा जो दिया हुआ है वो, और 20% ऑफ कस्टम एफओबी, जो दोनों में लोअर होगी, वो क्या कर दूंगा मैं? सीओटी ले लूंगा। क्या ले लूंगा? सीओटी ले लूंगा, ठीक है। और अगर गिवन नहीं है तो फिर सीधे 20% ले लो। किसका? कस्टम एफओबी का ले लो। किसका ले लो? 20% ऑफ कस्टम एफओबी का ले लो, 20% ऑफ कस्टम एफओबी का ले लो। और कस्टम एफओबी आपका 10(1) के एडिशन के बाद आती है। आई एम रिपीटिंग, 10(1) के एडिशन में सारे एक्सपेंसेस सिवाय फ्रैट, इंश्योरेंस, बाइंग कमीशन, डिजाइन चार्जेस इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया वाला तो 10(1) में आएगा, इन इंडिया वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो 20% ऑफ कस्टम एफओबी। अब आप देखें यहां पर गिवन है कि नहीं है? सर गिवन है।
बिल्कुल गिवन है और क्वेश्चन मेरा शिप का है, तो जो गिवन है एज इट इज ले लूंगा, जो गिवन है वो एज इट इज ले लूंगा। और COI अब गिवन नहीं है, COI अगर गिवन नहीं है तो अगर COI भी चेक करेंगे गिवन है या गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दे रखी है या क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो यही वैल्यू ले लो, और अगर नहीं दे रखी तो 1.125% ऑफ कस्टम FOB, 1.125% ऑफ कस्टम FOB। ठीक है यहां तक। तो अब आप मुझे बताइए इंश्योरेंस क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है? इंश्योरेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है तो मैं 1.125% ले लूंगा किसका? इस कस्टम FOB का, जो कि कस्टम FOB आपकी 10,550 आ रही है। इसके बाद जो आता है उसे बोला जाता है CIF। इसके बाद जो आता है उसे, ये कस्टम FOB आ गई आपकी, ठीक है, बाइंग कमीशन आया नहीं, इन्होंने COI COT जोड़ लिया, ये CIF आ गई, दिस इज CIF। अब ध्यान से सुने, जैसे ही आपकी CIF आ जाएगी, अब यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कई जगह, क्योंकि अब आपको CIF हो FOB तो कंफर्म आपको बाहर आउटसाइड करेंसी में दे रखी होगी, आउटसाइड करेंसी में ही मिलेगी भैया FOB, लेकिन जो 10(1) के एडिशन और 10(2) के एडिशन है ये आपको फॉरेन करेंसी में भी मिल सकते हैं और इंडियन करेंसी में भी मिल सकते हैं। सो द मुद्दा इज कि क्योंकि मुझे CIF इन इंडियन करेंसी चाहिए, मुझे CIF इन इंडियन करेंसी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कुछ फॉरेन में है और कुछ इंडियन करेंसी में है। तो अब मुझे क्या करना है? तो बच्चों आपको ये देखना होगा कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में आपके फॉरेन करेंसी कंप्लीट हो जाती है। ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आप अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में जो कन्वर्ट करेंगे वो CIF की वैल्यू होगी। सपोज FOB डॉलर में है, 10(1) के 3 एक्सपेंसेस तो फॉरेन करेंसी में है और 2 एक्सपेंसेस जो हैं वो इंडियन करेंसी में है। तो अब क्या करूं? 3 को फॉरेन में ऐड करके यही आप क्या निकाल दो? कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद 10(1) के दोनों इंडियन करेंसी को ऐड करके फिर कस्टम FOB निकाल लो। तो ये आपको सोचना है कि आपको कहां कन्वर्ट करना चाहिए, जहां आपको नीड हो जाए कि मेरे नीचे की इंडियन करेंसी में है, तो जहां आपके नीचे की इंडियन करेंसी में उसके ऊपर को पहले ही कन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी में। तो ऐसा कहीं नहीं है कि CIF वैल्यू सिर्फ और सिर्फ CIF वैल्यू ही कन्वर्ट होती है, आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। CIF वैल्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट दी हुई होगी, आपको एक्सचेंज रेट दी होगी। क्वेश्चन में एक ही एक्सचेंज रेट है तो आपका मुद्दा ही खत्म हो गया, फिर तो हम ठीक है कि जो मेरी CIF फॉरेन करेंसी में आ रही थी उसको इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई बाय 65 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया भैया, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया भैया, ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपको हायर से आप लोअर में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, हायर से लोअर में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई, जैसे इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, जैसे यहां पर डॉलर है तो डॉलर हायर करेंसी है, इंडियन करेंसी लोअर है, तो मैं नीचे आ रहा हूं, अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा। हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन के ही हैं, और अभी जो पेपर्स आ रहे हैं वो कैसे भी आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, रटना नहीं है कि मेरे को तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अबव करेंसी में जा रहे हैं तो डिवाइड करके आना, अगर आप अबव करेंसी में जा रहे हैं तो डिवाइड करके आना, ठीक है। अच्छा जी, तो CIF इन इंडियन करेंसी कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक रेट दे रखी है तो अच्छी दे रखी है, कई बार क्वेश्चन में 2 या 3 रेट दे रखी होंगी, कई बार क्वेश्चन में 2 या 3 एक्सचेंज रेट दे रखी होंगी। तो बच्चों बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री होता है क्लियरेंस के लिए, जो कि 2 होते हैं, या तो होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग, या तो होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग। तो जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे उस दिन की एक्सचेंज रेट ली जाएगी, उस दिन की एक्सचेंज रेट ली जाएगी, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज फिक्स है 10% और वो लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, वो लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट हो गई, एक्सचेंज रेट ऑन बिल ऑफ एंट्री CIF को कन्वर्ट करने के लिए। अब BCD भी आपको एक से ज्यादा दे रखी है, तो आप तो सिंपली याद रख लो, जो बाद वाली BCD है, बाद वाली लेटर ऑन, जो
आपको एक से ज्यादा दे रखी है, जो डेट आपके सबसे लास्ट में आ रही है उस डेट की बीसीडी आप अप्लाई कर देना, उस डेट की बीसीडी आप अप्लाई। वैसे जो प्रोविजन है वो ये है, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, जो दोनों में बाद में हो। बट आप तो सीधा सा तुक्का याद रखेंगे, जो लेटर डेट है उस दिन जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी मेरी चल रही थी वो मैं सीआईएफ के ऊपर लगा दूंगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा सीआईएफ के ऊपर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा बीसीडी के ऊपर। इसके बाद एक वैल्यू आएगी बिफोर जीएसटी और फिर आप इसके ऊपर आईजीएसटी लगाएंगे। आईजीएसटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगाएंगे। क्वेश्चन में रेट दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो इन केस ऑफ साइलेंस 12% लगाया ना, इन केस ऑफ साइलेंस 12% लगाया ना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लैंडेड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लैंडेड वैल्यू। उसे हम लैंडेड वैल्यू बोलेंगे, उसे हम लैंडेड वैल्यू बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन में टोटल कस्टम ड्यूटी भी वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए टोटल कस्टम ड्यूटी क्या है। तो टोटल कस्टम ड्यूटी में बीसीडी आ जाएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ जाएगा और आपका आईजीएसटी आ जाएगा। दिस इज टोटल कस्टम ड्यूटी। लैंडेड वैल्यू बोल रहा है तो ड्यूटी ऐड करने के बाद वाली जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड लैंडेड वैल्यू, ठीक है। और इस सीआईएफ को असेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको सीआईएफ डायरेक्ट दे दे, असेसेबल वैल्यू डायरेक्ट दे दे और सिर्फ ड्यूटी कैलकुलेट करा रहा है तो वो असेसेबल वैल्यू आपको, अब यहां तो देखो फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू ही पूछ रहा था, ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू यानी सीआईएफ पूछ रहा था, बीसीडी निकालने की जरूरत नहीं है। तो जहां असेसेबल वैल्यू पूछ रहा है वहां सीआईएफ पे रोक के आ जाना, मन मर्जी से बीसीडी और एसडब्ल्यूसी मत लगा के आ जाना। असेसेबल वैल्यू यानी सीआईएफ, बस बात खत्म, ठीक है। ये देखिए यहां एफओबी डायरेक्ट दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ईयर का है, अब एफओबी डायरेक्ट दे रखी है। चलो सर एक टेंशन तो खत्म हो गई, अब तो हमें डायरेक्ट 10-1 के एडिशन करने हैं सर, अब तो हमें डायरेक्ट 10-1 के एडिशन करने हैं। 10-1 के एडिशन में सीधा सीधा मैंने आपको क्या बोल दिया, बाइंग कमीशन। ये रहा सर बाइंग कमीशन, देखते ही क्या कर देना है, अलग कर देना है सर, अलग कर देना है। इंश्योरेंस सर ये तो सीओआई लग रहा है, ये तो सीआई लग रहा है, इंश्योरेंस, ठीक है। फ्रैट सर ये सीओटी लग रहा है, यानी कि सीओटी और सीओआई क्या हो गए, 10-2 के एडिशन हो गए। तो इंजीनियरिंग चार्जेस, अब ये देखो डिजाइन चार्जेस आ गया, लेकिन पेड इन यूके, तो बाहर की करेंसी में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो अभी आएंगी। लाइसेंस फी आ जाएगी और मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाइड, ये सब आपको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। ये सब आपको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। किसमें, एफओबी में, किसमें, एफओबी में। क्लियर है यहां तक। तो देखो एफओबी में एक तो ऐड कर दिया इंजीनियरिंग चार्जेस और एक ऐड कर दिया लाइसेंसिंग फी। अब देखो एक दिक्कत हो गई, देखो जो मैं अभी कह रहा था, मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट वैलिड, ये देखो ये इंडियन करेंसी में, ये इंडियन करेंसी में। तो ये जो 12,500 आया है ये तो फॉरेन करेंसी में आया है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, कन्वर्ट कर लो। ये देखो यही कन्वर्ट कर लिया इसने, ये देखो यही कन्वर्ट कर लिया। कस्टम एफओबी नहीं है, कस्टम एफओबी कब आएगी, जब मैं मटेरियल को 10-1 का पूरा एडिशन कर दूंगा तब मैं कस्टम एफओबी पे आऊंगा। तो यही कन्वर्ट कर ली। कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट लेनी है, कौन सी, बिल ऑफ एंट्री जब फाइल हुई, और एक्सचेंज रेट भी सीबीसी की लेनी है। यस दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि मुझे एक्सचेंज रेट भी कौन सी लेनी है, सीबीआईसी सीबीसी की लेनी है, जो कि कितनी है, 70 रुपए 25 पैसे। तो 70 रुपए 25 पैसे से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई या 20,000। दिस इज योर कस्टम एफओबी, दिस इज योर कस्टम एफओबी। तो देखो कस्टम एफओबी से पहले ही एक्सचेंज रेट को इसने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब सर हमें 10-2 के एडिशन करने हैं। सर 10-2 के एडिशन में सीओटी और सीओआई, यस। एक क्वेश्चन है जिसमें लिटरेज चार्जेस और डिमरेज चार्जेस भी ऐड कर रहा है, लिटरेज चार्जेस और डिमरेज चार्जेस। लिटरेज और डिमरेज आपको 10-2 में ही ऐड करने हैं। लिटरेज और डिमरेज आपको अगर क्वेश्चन में मिल रहा है तो वो आपको 10-2 में ही ऐड करने हैं बच्चों, 10-2 में ही ऐड करने हैं। तो अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, सर फ्रैट दे रखा है क्वेश्चन में, सर गिवन है तो गिवन ही लेते हैं, नहीं क्वेश्चन ईयर का है तो सर कंपेयर करना होगा, कंपेयर करना होगा कि एक्चुअल तो 3000 है, एक्चुअल तो 3000 है, 20% ऑफ कस्टम एफओबी ऑल्सो, 20% ऑफ कस्टम एफओबी ऑल्सो। तो 20% ऑफ कस्टम एफओबी जो कि आप निकाल चुके हो 898 125, और दूसरा जो गिवन है, गिवन क्या है, 3000 यूके पाउंड, इसको कन्वर्ट कर लो, 3000 यूके पाउंड को यहीं पे कन्वर्ट कर लो एक्सचेंज रेट से, 70 रुपए 25 पैसे। इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी, इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी वो यहां पर ले ली जाएगी, वो यहां पर ले ली जाएगी,
ठीक है। और सीओआई क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ सर इंश्योरेंस गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है। तो इंश्योरेंस अगर गिवन है तो क्वेश्चन मेरा चाहे एयर का हो चाहे शिप का हो कोई मतलब नहीं है, जो गिवन है वही वैल्यू ले लूंगा। अगर गिवन नहीं होता तो भी मैं ऐड तो जरूर करूंगा। तो गिवन नहीं है तो वैल्यू कहां से लाओगे, कस्टम एफओबी का 1.125%, ठीक है। तो यहां पर 6000 और ये आ गया आपका सीआईएफ वैल्यू, असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू। अब यहां देखिए, यहां इसने असेसेबल वैल्यू डायरेक्ट दी है बच्चों, यहां इसने असेसेबल वैल्यू डायरेक्ट दी है। तो अगर असेसेबल वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है, असेसेबल वैल्यू अगर डायरेक्ट दे रहा है तो यानी कि आपसे कस्टम ड्यूटी। अब देखो बिल ऑफ एंट्री 25 अप्रैल को और एंट्री इनवर्ड 21 अप्रैल को, बताओ 21 में और 25 में बाद में क्या आएगा सर, 25 आएगी। उस दिन आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी थी, 12%। तो इस असेसेबल वैल्यू पे मैं 12% लगाऊंगा। लेकिन ये असेसेबल वैल्यू डॉलर में है, ये असेसेबल वैल्यू किस में है, डॉलर में है। इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, इंडियन करेंसी में। और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट चाहिए। एक्सचेंज रेट कौन से दिन की चाहिए, बिल ऑफ एंट्री वाले दिन की चाहिए। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुई है सर, 25 अप्रैल को फाइल हुई है। और सीबीसी की चाहिए, सीबीसी की कितनी है, 65 रुपए। ये इसने 65 रुपए पे कन्वर्ट किया, इंडियन करेंसी में आया, ये 12% से बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाया, इसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आई उसके ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया, टोटल लगाया, आईजीएसटी टोटल पर लगेगी, आईजीएसटी टोटल पे लगेगी। ये आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स या लैंडेड वैल्यू जिसे आप बोलते हैं वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। और ये इसने टोटल कस्टम ड्यूटी भी आप लोगों को बता दी है कितनी। गेटिंग माई पॉइंट। एफओबी सर डायरेक्ट दे रखी है, क्वेश्चन ईयर का है, क्वेश्चन ईयर का है। बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड सर डेट क्या है, डेट क्या है, डेट देखो, डेट कहां है, ये रही 24 और 20, लेटर क्या है 24 है। तो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी कौन सा लगेगा, 12% वाला। लेकिन एक्सचेंज रेट कौन सा लगेगा हमेशा, बिल ऑफ एंट्री वाला, बिल ऑफ एंट्री वाला। और बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुई है आपकी, इस दिन। और इस दिन आपके सीबीसी की रेट क्या है, 68 रुपए। ये इसने 68 रुपए के हिसाब से एक्सचेंज कर दिया। लेकिन यहां पे तो एफओबी है, तो पहले तो आपको सीआईएफ निकालनी होगी, सीआईएफ निकालनी होगी। तो सीआईएफ निकालने के लिए एफओबी में 10(1) के एडिशन करो। तो 10(1) के एडिशन में डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ये आ जाएंगे, कमीशन ये आ जाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस तो सीओआई हो गया और ये आपका सीओटी हो गया। तो 10(1) के एडिशन में 2 ही ऐड हो रहे हैं, 10(1) के एडिशन में ये 2 ऐड हो गए। ऐड होने के बाद ये आपकी कस्टम एफओबी आ गई। कस्टम एफओबी को आप चाहो तो यहां कन्वर्ट कर लो, चाहो तो नीचे कर लो। अब आते हैं अपन, क्योंकि इसने कन्वर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि फ्रेड जो है वो आपको फॉरेन करेंसी में ही दे रखा है। तो 10(2) के एडिशन में जो सीओटी है, क्वेश्चन मेरा एयर का आ गया, तो अगेन 20% ऑफ कस्टम यानी 8660 और एक्चुअल कितना है 2500, विच एवर इज लोअर, वो 1732 आ रहा होगा। और सीओआई 1.125% लगा देंगे क्योंकि गिवन नहीं है, क्योंकि गिवन नहीं है। ये देखिए नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, गिवन नहीं है। तो फिर 1.125% कस्टम एफओबी का वो आपका सीओआई आ जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आ जाएगा। ऐड करने के बाद 10(2) के ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, सीआईएफ आ जाएगा। सीआईएफ में वही बीसीडी, वही एसडब्ल्यूसी और वही आईजीएसटी। बच्चों इसको गलत मत करके आना, एक क्वेश्चन वैल्यूएशन में से आता है तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे करा दिए। ये क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है। अगेन इन तीनों तक का टोटल आपका एफओबी हो जाता है, उसके बाद बाइंग कमीशन आएगा नहीं। ये देखिए ये आ गया लिटरेस चार्जेस, ये आ गया लिटरेस चार्जेस, लिटरेस चार्जेस 10(2) में कर देना, लिटरेस चार्जेस 10(2) में। और शिप डिमरेज चार्जेस ये भी आप 10(2) में ही ऐड करना। तो लिटरेस चार्जेस और शिप डिमरेज चार्जेस आप 10(2) में ऐड कर देना। इसके अलावा 10(2) में सीओटी और सीओआई हो जाएगा, बाकी के आपके 10(1) के एडिशन रहे, बाकी के आपके 10(1) के एडिशन रहे। उसके बाद फ्रैट एंड इंश्योरेंस देख लेना गिवन है या गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो 20% सीओटी के लिए और 1.125% सीओआई के लिए। गिवन है तो वही लिख देंगे, लेकिन एयर के केस में कंपेयर कर लेना 20% और गिवन वैल्यू लोअर वन, ठीक है। और एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री में जो लेटर डेट है, जैसे यहां पर 25 जनवरी है, नहीं सॉरी 20 फरवरी है, तो बीसीडी 20% लगेगी। बीसीडी कितनी लगेगी, 20% लगेगी। दिस इज 20%। और एक्सचेंज रेट कौन सी लोगे, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट की ही लोगे और सीबीसी ही लोगे, जो कि 60 रुपए दी हुई है, जो कि 60 रुपए दी हुई है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बस आप इतना सा करके चले जाना बच्चों, वैल्यूएशन में बहुत है ये, ठीक है। होप सो
अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट्स ऑफ ड्यूटी। रेट्स ऑफ ड्यूटी में दो बता रहा हूं मैं आपको, सेफगार्ड और एंटी डंपिंग, और इस बार हो सकता है सेफगार्ड और एंटी डंपिंग में से आपके क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। तो सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, लेवल सेम है। आप अभी चाहे से इस फाइनल वाले, देखो इंटर वालों को तो इसी मॉड्यूल से, फाइनल वालों आप भी अगर मॉड्यूल अभी मेरे लेक्चर सुन लो, उसके बाद अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, सेम मिलेंगे। और अलग भी मिल रहे हैं तो छोड़ देना, यही करके चले जाना जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, काफी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब आते हैं अपन रेट्स ऑफ ड्यूटी पे। दिस इज सेफगार्ड ड्यूटी, दिस इज सेफगार्ड ड्यूटी। सेक्शन का याद रखना, सेक्शन 8B, सेक्शन का याद रखना, सेक्शन 8B। कई बार सेफगार्ड ड्यूटी वर्ड यूज ना करके ऐसे बोल देगा, सेक्शन 8B, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी जो लगती है वो लगती है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो गुड्स बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो जो टोटल इंपोर्ट हो रहा है, वो टोटल इंपोर्ट इंडिविजुअली 3% से ज्यादा नहीं हो और एग्रीगेट 9% से ज्यादा नहीं हो। इंडिविजुअली 3% से ज्यादा नहीं हो और एग्रीगेट 9% से ज्यादा नहीं हो। सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन से देखो। सेक्शन 8B, कोई एक्स लिमिटेड है इंपोर्टर, उसने 50 करोड़ रुपए का कोई सोडियम इंपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने देखा कि टोटल सोडियम डेवलपिंग कंट्री से, ये भी ध्यान रखना, हम जो 3% 9% देखते हैं वो डेवलपिंग कंट्री का देखते हैं, डेवलप्ड कंट्री का नहीं देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा, इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां से टोटल सोडियम कितना इंपोर्ट हुआ, तो जो टोटल सोडियम इंपोर्ट हुआ है वो 2500 करोड़ का हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्स लिमिटेड, तू जो सोडियम इंपोर्ट कर रहा है वो 3% से कम होना चाहिए, तो तेरी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और अगर तेरा 3% से ज्यादा चला जाता है तो तेरी सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे, जो कि 30% है एट प्रेजेंट। हम सेफगार्ड ड्यूटी तेरी लगा देंगे उस वैल्यू पर जो तू इंपोर्ट कर रहा है, उस वैल्यू के ऊपर जो तू इंपोर्ट कर रहा है। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यहां चेक किया कि 50 करोड़ टोटल 2500 करोड़ पर है, तो जाहिर सी बात है ये लेस देन 3% आ रहा है, ये लेस देन 3% आ रहा है, तो यहां पर इन्होंने बोल दिया कि सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर कह रहा है क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? अगर वो 80 करोड़ कर रहा है, तो अब जब आप 80 करोड़ यानी कि 2500 करोड़ में से 80 करोड़ अकेला एक्स ले रहा है, 2500 करोड़ के टोटल इंपोर्ट सोडियम जो हुआ है उस पर 80 करोड़ अकेला एक्स कर रहा है, तो हमने चेक किया 80 करोड़ अगर 2500 करोड़ पर है तो कितना परसेंट आ रहा है? ये मोर देन 3% हो रहा है, ये मोर देन 3% हो रहा है। तो भाई अब एक्स लिमिटेड तेरी इंपोर्टेड वैल्यू के ऊपर हम सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे, और तेरी इंपोर्टेड ड्यूटी 80 करोड़ है, उसके ऊपर हम 30% का क्या लगा देंगे? सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। 30% क्या लगा देंगे? सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे। अब यहां देखिए, यहां एक से ज्यादा इंपोर्टर हो गए, तो इंडिविजुअली भी चेक करेंगे, अगर एक से ज्यादा इंपोर्टर है तो एग्रीगेट भी चेक करेंगे, एग्रीगेट भी चेक करेंगे। टोटल जो इंपोर्ट हुआ है वो 2500 करोड़ का हुआ है। सर जो एग्रीगेट हम देख रहे हैं, टोटल जो इंपोर्ट देख रहे हैं, वो डेवलपिंग से ही देखेंगे या डेवलप से देखेंगे? दोनों से देखेंगे कि डेवलपिंग से भी कितना आया है और डेवलप्ड से भी कितना आया है। तो ये चारों तो डेवलपिंग है और ये डेवलप्ड है, तो इन पांचों का जो टोटल इंपोर्ट हुआ है वो 2500 करोड़ का हुआ है। उस 2500 करोड़ में से एक्स ने 70 करोड़, वाई ने 72 करोड़, जेड ने 52 करोड़, ए ने 50 करोड़ और अदर्स ने 2256, लेकिन अदर्स डेवलप्ड है, और डेवलप्ड के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है, डेवलप्ड के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? 70 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 72 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 52 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 50 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, और इस पे तो हम करेंगे ही नहीं। तो यहां पर हम रेट्स देखेंगे, जैसे इन्होंने निकाली 2.8, 2.88, 2.08 और 2। इंडिविजुअली तो 3% से कम है, इंडिविजुअली तो 3% से कम है, लेकिन एग्रीगेट जब इन चारों का किया तो 9% को क्रॉस कर गया। एग्रीगेट जब इन सबका किया कि इंडिविजुअली तो 3% से कम है, लेकिन जब मैं एग्रीगेट करने बैठा तो 9% को क्रॉस कर गया। और अगर तू 9% को क्रॉस कर गया तो भैया एक्स तू भी सेफगार्ड दे दे, वाई तू भी दे दे, जेड तू भी दे दे और ए तू भी दे दे, सबको सेफगार्ड ड्यूटी देनी पड़ेगी,
सबको सेफगार्ड ड्यूटी, ये देखिए सबके ऊपर जो इंपोर्ट इन्होंने किया है उस पर 30% इन्होंने क्या लगा दी, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। क्या लगा दी, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। ठीक है, अब यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया कि मान लो इन चारों में से, ऊपर वाले एग्जांपल में तो सारे 3 से लेस थे, कोई एक जना 3% को क्रॉस कर गया, कोई एक जना, तो जो 3% को क्रॉस कर गया उसको तो देनी है, उसको तो देनी है, और जो 3% से कम है उनको तो नहीं दे रही, लेकिन अगर उनका एग्रीगेट 9% को क्रॉस कर गया तो फिर सबको देनी है। तो यहां देखिए जो y था उसका 3.28% आ रहा है। कैसे आ रहा है, वही सेम 70 डिवाइड बाई दिस वैल्यू दिस वैल्यू डिवाइड कर दिया, सब में 2500 करोड़ का 3.28, यानी कि y तू तो देगा ही देगा। अब हमने चेक किया जो x z और a है, जो x z और a है, ठीक है, उनका 3% से तो कम आ रहा है, 3% से तो कम आ रहा है, लेकिन हम एग्रीगेट भी चेक करेंगे। अगर ये एग्रीगेट 9% से ज्यादा हो जाता, अगर ये एग्रीगेट 9% से ज्यादा हो जाता तो फिर x z और a को भी देना पड़ता, x z और a को भी। लेकिन बस ये याद रखना कि जब आप एग्रीगेट का करोगे तो जो इंपोर्टर का 3% से ऊपर आ रहा है उसको एग्रीगेट में शामिल मत करना, उसको एग्रीगेट में शामिल मत करना। इसके अलावा यानी हमें जो एग्रीगेट में हमेशा शामिल करना होता है वो 3% से कम वाले इंपोर्टर्स लेने, 3% से कम वाले इंपोर्टर्स लेने। ठीक है, तो 9% से कम है, तो ये देखिए ये तीनों तो दे नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है, वाई। तो क्योंकि वाई तूने जो टोटल इंपोर्ट वैल्यू के 3% से ज्यादा इंपोर्ट किया है तो तेरे को सेफगार्ड ड्यूटी 30% देने पड़ेगी। दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 9A, ये भी याद रखेंगे, 8B और 9A, दो सेक्शन आप याद रखेंगे। सेक्शन 9A है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी में गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप किस प्राइस पर लेकर आ रहे हो, अच्छी बात है, हम प्राइस डिसाइड करेंगे कि हम किस प्राइस पर लैंडेड वैल्यू लेंगे, हम किस प्राइस पे आपके इंपोर्टेड गुड्स को एज ए लैंडेड वैल्यू लेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली लैंडेड वैल्यू लगती है, आपका CIF आ गया, FOB से CIF आ गया, आपने BCD निकाल लिया, आपने सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकाल लिया, यहां आ जाता है वैल्यू बिफोर GST, यहां जाता है वैल्यू बिफोर GST। उसके बाद लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसके बाद लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर जो वैल्यू आती है वैल्यू फॉर GST, वैल्यू फॉर GST, फिर आपका GST लगता है, फिर आती है आपकी एक्चुअल लैंडेड वैल्यू, फिर आती है आपकी एक्चुअल लैंडेड वैल्यू। तो यहां पर ये देखिए CIF था, CIF को पहले तो एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया, कस्टम ड्यूटी लगाई, इसने 13.2 कर दी, तो इसने BCD और सोशल वेलफेयर सरचार्ज दोनों को ऐड करके कर दिया। ये वैल्यू आ गई 1698, यानी कि यहां तक वैल्यू आ रही है कि 16,98,000। अब हम बोल रहे हैं कि भैया BCD और SWC लगकर जो वैल्यू आ रही है वो 1698 आ रही है, 1698 आ रही है, 16,98,000 आ रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तो आपके जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उसको 70 रुपए पर किलोग्राम, यानी 70 रुपए नहीं सॉरी $70 पर किलोग्राम पर वैल्यूएट करेंगे। तो मैं यहां पर वैल्यू निकालूंगा, ये वो वैल्यू होगी जो गवर्नमेंट ने ली है, वैल्यू फॉर GST। तो $70 है, तो कितने किलोग्राम क्वांटिटी इंपोर्ट की है, 500 किलोग्राम क्वांटिटी इंपोर्ट की है। कितने रुपए पर ले रहा हूं मैं, $70, लेकिन इसको आपको इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट करनी है, तो इंडियन रुपीज में $1 पे 60, ये वैल्यू निकल के आई है 21 लाख, ये वैल्यू आई 21 लाख। अब आप कह रहे हैं मेरा तो 1698 है, जबकि ये वैल्यू कितनी है, 21 लाख है। तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, 1698 और 21 लाख का जो डिफरेंस होगा, जो कि 4,02,000 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, दिस इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है यहां तक, बस उसके बाद आप GST लगा दें, जो भी GST की रेट दे रखी है, 21 लाख पे लगेगी। फिर GST किस पर लगेगी, 21 लाख पे। दिस इज लैंडेड वैल्यू, दिस इज लैंडेड वैल्यू। तो आपका वैल्यूएशन डन, आपका रेट ऑफ ड्यूटी डन। नाउ कम टू द ड्यूटी ड्रॉबैक, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75, ये क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी पे कर दी थी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे कर दिया था, वापस चाहिए। वापस कब मिलेगा, आपने गुड्स को इंपोर्ट किया तो आपने क्या पे कर दिया, BCD और SWC, उस इंपोर्टेड गुड्स को आपने वापस से एक्सपोर्ट कर दिया,
उस इंपोर्टेड गुड्स को आपने क्या कर दिया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर इंपोर्टेड गुड्स को आप वापस से एक्सपोर्ट करते हो तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल हो, तो फिर आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल हो। अब ड्यूटी ड्रॉबैक इन्होंने दो सेक्शन में रखी है, सेक्शन 74, सेक्शन 75। सर हम 74 में कब जाएंगे? 74 में जाएंगे जब आप विदाउट एनी चेंज ऑफ गुड्स में किसी भी तरीके का चेंज किए बिना क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट जैसा आया था वैसा गया है, जैसा आया था वैसा गया है। 74 में है, आया कुछ और था, उससे आपने बना कुछ और लिया, भेज कुछ और दिया, आप 75 में जाएंगे। फिर आप किस में जाएंगे, 75 में जाएंगे। ठीक है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में जो मॉड्यूल आपने यूज कर रहा है कि विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं किया, आया चला गया। 74 आया, कुछ मॉडिफिकेशन किए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स को चेंज कर दिया, फिर एक्सपोर्ट किया 75, फिर एक्सपोर्ट किया 75। इन दोनों कंडीशन में आपका ड्यूटी क्या हो जाता है, ड्रॉबैक। यानी ड्यूटी यानी आपने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे की थी वो आपको क्या मिल जाएगी, रिफंड मिल जाएगी। लेकिन आपने विदाउट चेंज तो भेजा, विदाउट चेंज तो एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन या तो आपने उस गुड्स को यूज किया या आपने यूज नहीं किया, तो आपको ये टर्म पढ़ना होगा विदाउट यूज, आपको ये टर्म पढ़ना होगा विदाउट यूज। ठीक है, विदाउट यूज के केस में सीधे सीधे 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी आपको क्वेश्चन में अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आएगा तो वो आपको बीसीडी, एसडब्ल्यूसी और ये अलग अलग नहीं देगा, ये वर्ड यूज करेगा इंपोर्ट ड्यूटी, भैया इतनी पे हो गई है, तो अब मुझे बताओ कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगा। तो 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अगर विदाउट यूज, जैसे आया कोई चेंज नहीं किया उस गुड्स में, और जब गया वो भी बिना यूज के ही गया, जैसा आया थैली पैक आया थैली पैक गया, 98% आपको क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी का 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगा। विथ यूज्ड, आपने यूज करके भेजा, तो उसमें आप देख लेना मोटर कार पे इन्होंने थोड़ा ड्यूटी ड्रॉबैक अलग रखा है और अदर गुड्स पे इन्होंने ड्यूटी ड्रॉबैक अलग रखा है। मोटर कार पे ड्यूटी ड्रॉबैक अलग रखा है और अदर गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक अलग रखा है। तो जो मोटर कार पे रखा है वो इन्होंने रखा है 4%, 3%, 2%, ठीक है, 1% क्वार्टरली, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। ये मैं आपको मॉड्यूल से ही दिखा देता हूं, आप मार्क कर लो, ये मैं आपको मॉड्यूल से ही दिखा देता हूं बच्चों। और जो अदर गुड्स है उसमें भी इन्होंने एक टेबल दे रखी है कि 3 महीने यूज करके भेज दिया, 3 से 6 महीने यूज करके भेजा, इस तरीके से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है। देखो तो देख लेना, बाकी अभी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, तो उसी में से ही आपका काफी हद तक क्लियर हो जाता है। हाँ जी, ये देखिए, ये तो 98% है विदाउट यूज के केस में। ये आफ्टर यूज जो इन्होंने ये जो टेबल दी है, ये अदर देन मोटर व्हीकल है, ये अदर देन मोटर व्हीकल है। अभी मोटर व्हीकल का भी मैं बता देता हूं। अदर देन मोटर व्हीकल आपने यूज तो किया लेकिन 3 महीने तक ही यूज किया, 3 महीने से कम यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, 3 महीने से कम यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो सीधे सीधे इंपोर्ट ड्यूटी का 95% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक। 3 से 6 है तो 85%, 6 से 9 है तो 75। देखिए 10-10 कम हो रहा है और 3-3 महीने का गैप चल रहा है। 3 to 6, 6 to 9, ये तो 3-3 महीने का गैप है। अप टू 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 और 18 से ज्यादा, यानी 1.5 साल का कॉन्सेप्ट है। ऐसे याद रखना, 1.5 साल 18 महीने, 1.5 साल 18 महीने। 18 महीने के बाद यूज करके भेज रहे हो तब तो हम ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे ही। 18 महीने यूज करके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को तो हम ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं देंगे। फिर 3-3 महीने का गैप है और 10-10% का गैप। 95 स्टार्टिंग है, फिर 85, फिर 75, फिर 5-5 का गैप है 75 के बाद 70, 65, 60। तो शुरू के 3 तो 10-10 के गैप में और बाकी के जो 3 हैं वो 5-5 के गैप में। तो 95, 85, 75, 70, 65, 60 ये आपका इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर सीधा फ्लैट आपको मिल जाएगा। और जो मोटर व्हीकल है उसके ऊपर इन्होंने 4, 3, 2.5 दिया हुआ है,
मोटर व्हीकल पर इन्होंने 4% per quarter for first year, 3% per quarter for second year, 2.5% per quarter for third year and 2% per quarter for fourth year. 4, 3, 2.5, 2. ये मैं आपको क्वेश्चन में करा देता हूं, शायद यहां पर है नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, सलमान ने एक इंपोर्ट की मोटर कार, ठीक है, 5 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी दी है, कार को री एक्सपोर्ट कर दिया 6 महीने 20 दिन बाद में, 6 महीने 20 दिन बाद, यानी यूज करके भेज रहा है। विदाउट यूज भेजता, विदाउट यूज भेजता, विदाउट यूज वर्ड आएगा, विदाउट यूज भेजता तो सीधे सीधे 98% दे देता, सीधे सीधे कितना दे देता 98%, लेकिन अब 4% पर क्वार्टर है फर्स्ट ईयर। देखो 6 महीने 20 दिन यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही कहानी हो रही है। अब 4% पर क्वार्टर है ये। अब आपको ये देखना होगा 6 महीने 20 दिन में कितने क्वार्टर होंगे, तो 3 महीने का पहला क्वार्टर, 3 महीने का दूसरा क्वार्टर, 6 महीने 20 दिन के लिए तीसरा क्वार्टर और हो गया, तो इंटू 3 12% रिड्यूस कर देंगे। वो रिड्यूस है 4, 3, 2, 2.5, ठीक है, 2.5 और 2, ये क्या है रिड्यूस रेट है कि टोटल में से इतना रिड्यूस कर दूंगा, तो 100 में से कितना रिड्यूस कर दूंगा 12, तो मेरी जो ड्यूटी ड्रॉबैक बनेगी वो कितनी बनेगी 88%। मेरी जो ड्यूटी ड्रॉबैक बनेगी वो कितनी बनेगी 88%, ठीक है। तो 4% इससे सेकंड ईयर का आपका आएगा नहीं, बस फर्स्ट ईयर का याद रखना 4%। आप तो एक रेट याद रख लो 4%, एक रेट याद रख लो, मोटर कार पे 4% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस कर दूंगा, 100 में से बाकी का ड्यूटी ड्रॉबैक दे दूंगा। जो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको अलाउ नहीं है किस किस का, वेयरिंग अपरेल्स आफ्टर बीइंग यूज्ड है, ये भी याद रखना आफ्टर बीइंग यूज्ड, टी चेस्ट, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर प्लेट्स, एक्सरे फिल्म्स, ठीक है, इन पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है, इन पर ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, ठीक है। अगर ये आप एक्सपोर्ट करते हो तो वेयरिंग अपरेल विदाउट यूज्ड है तो मिल जाएगा, विदाउट यूज्ड है मिल जाएगा, यूज करके भेज रहे हो नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां तक। और जो आपका सेक्शन 75 है, होप सो आता नहीं है क्वेश्चन, यहां पर ऑल इंडिया रेट, ब्रांडेड रेट, स्पेशल ब्रांडेड रेट, इस तरह से इन्होंने मेथड्स दिए हुए हैं सेक्शन 75 में। और सेक्शन 75 में मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 75 में आपने आपको क्या बताया था, सेक्शन 75 में गुड्स इंपोर्ट हुआ, कुछ चेंजेस हुए, यूज किया कि नहीं किया उससे मतलब नहीं, कुछ चेंजेस किए फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक। इसमें ये नेगेटिव लिस्ट है, ये आप पढ़ के चले जाना, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा आपको बस इतना सा याद रखना है। एक तो ये कि ड्यूटी ड्रॉबैक का जो अमाउंट है जो आप क्लेम कर रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू का 1/3 करना, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका 1/3 करना, वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए आपकी डीडीपी से, वो वैल्यू ज्यादा, कौन सी वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, जो आप ड्यूटी ड्रॉबैक की क्लेम कर रहे हो। तो क्वेश्चन में बोलेगा कितना डीडीपी, इतना इंपोर्टेड, भाई इंपोर्ट ड्यूटी जो है वही आपका ड्यूटी ड्रॉबैक है, तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा होना चाहिए जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू का 1/3। एक तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। दूसरा याद रख लेना, जो आप ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपका परसेंटेज है एफओबी पे वो लेस देन अगर 1% है, ये नेगेटिव लिस्ट है, ये नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है, अनलेस अमाउंट ऑफ डीडीपी, तो अगर 1% से कम पर अगर आपके एफओबी, आपके जो ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा है, ठीक है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और एक अगर आपकी मार्केट वैल्यू से कम है आपका डीडीपी तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसका ये क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन ये वाला करके चले जाना, बहुत, और इसमें कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है उस पर भी वही सेम प्रोसीजर है जो है, बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद रखना कि आपका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उसमें जो इनपुट है वो इनपुट नहीं मिलता है, वो इनपुट नहीं मिलता है, ठीक है ना।
ये देखिए बायर को, ये देखो ये दे भी रखा है, बायर को बीसीडी का इनपुट नहीं मिला है, सिर्फ आईजीएसटी का मिला है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के केस में जो परचेज करने वाला है वो बीसीडी देकर तो आएगा, बस उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे अब इसको आप ढंग से देखें। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होता क्या है कि ये इंपोर्टर है, ये इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल होम कंजम्पशन के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री जैसे ही फाइल करेगा, ये बिल ऑफ एंट्री गई कस्टम ऑफिसर को। किसको गई? कस्टम ऑफिसर को। कस्टम ऑफिसर उसको चेक करेगा, चेक करके वापस रिटर्न कर देगा किसको? इंपोर्टर को। वापस रिटर्न कर देगा किसको? इंपोर्टर को, कि तूने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सही है। तो जैसे ही रिटर्न करेगा इंपोर्टर को, जिस दिन रिटर्न कर देगा इंपोर्टर को, जिस दिन रिटर्न कर देगा उसी दिन आपको ड्यूटी पे करनी होगी। उसी दिन आपको क्या पे करना होगा? ड्यूटी पे करना होगा। ड्यूटी विल पेड ऑन सेम डे, ड्यूटी विल बी पेड ऑन सेम डे when bill of entry returned, when bill of entry returned to the importer। तो जिस दिन इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री रिटर्न कर दी कस्टम ऑफिसर ने, उसी दिन तुझे क्या पे करनी है? ड्यूटी। और अगर तूने ड्यूटी पे नहीं की, जितने दिन डिले करेगा उस दिन के बाद से, जितने दिन डिले करेगा उस दिन के बाद से तुझे 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पर? ड्यूटी के ऊपर। तुझे 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसके ऊपर? ड्यूटी के ऊपर। उसी दिन पे करनी है। अब आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है? तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में सपोज 20 जनवरी को रिटर्न हुआ 2021 और इसने पेमेंट जो किया वो किया सपोज 20 फरवरी 21 को जो पेमेंट किया। तो अब हम यहां चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ डेज डिले हुआ। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये 20 तारीख जिस दिन रिटर्न की थी वो भी आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आनी चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको पेमेंट करना था, आपने नहीं किया तो फिर आपको उस दिन का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं? अगले दिन से कैलकुलेट करते हैं। ना ना ना, आपको वो दिन भी लेना है जिस दिन कस्टम ऑफिसर ने इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री क्या कर दी थी? पेमेंट करने के लिए भेज दी थी। तो 20 जनवरी भी ऐड करोगे और जिस दिन पेमेंट कर रहे हो वो दिन भी ऐड करोगे। जिस दिन पेमेंट कर रहे हो वो दिन भी ऐड करोगे। तो चेक करोगे कितना नंबर ऑफ डेज डिले है, कितना नंबर ऑफ डेज डिले है, ठीक है। उस पर आपकी रेट लग जाएगी कितनी परसेंट? 15%। ये पर एनम की रेट है, तो डिवाइड बाई 365 कर देना, इनको जितने नंबर ऑफ डिले। क्लियर है? तो 15% का इंटरेस्ट लगेगा जब कस्टम ऑफिसर इंपोर्टर को रिटर्न कर देगा। ये कहानी है सेल्फ असेसमेंट की, ये कहानी है सेल्फ असेसमेंट की। अगर कस्टम ऑफिसर ने असेस किया, कस्टम ऑफिसर ने असेस किया तो उस केस में आपको 1 दिन का समय और मिलता है। अच्छा एक चीज और, इन टाइम के बिटवीन आपको कोई हॉलिडे दे रखी है, जो कि क्वेश्चन में है। इन टाइम के बिटवीन अगर आपको कोई हॉलिडे दे रखी है तो वो हॉलिडे लेस कर देना। वो हॉलिडे क्या कर देना? लेस कर देना। हॉलिडे के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, हॉलिडे वाले डेज में आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है कस्टम में, तो हॉलिडे को आप क्या कर देना? लेस कर देना। और सेल्फ असेसमेंट तो ये है ही, और अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं है तो 1 दिन का समय और मिलेगा, तो -1 डे और कर देना अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं है। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है रेट ऑफ ड्यूटी के पेमेंट की। सेम आते हैं इंटरेस्ट वेयर हाउसिंग में। इंटरेस्ट वेयर हाउसिंग में, अब वेयर हाउसिंग में क्या होगा? वेयर हाउसिंग में अगेन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, लेकिन इस बार होम कंजम्पशन के लिए नहीं, इस बार वेयर हाउसिंग के लिए, इस बार वेयर हाउसिंग के लिए। तो अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है वेयर हाउसिंग के लिए, तो वेयर हाउसिंग के लिए फाइल करते हैं तो रेंट वेंट तो जो लगता है वो तो लगता ही है। अब वेयर हाउसिंग के बाद में आपको क्लियरेंस के लिए वापस से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है फॉर होम कंजम्पशन। आपको वेयर हाउस से क्लियर भी तो कराना पड़ेगा।
तो जब आप वेयर हाउस से क्लियर करा देते हो और 90 डेज से ऊपर अगर आप वेयर हाउसिंग में रख लेते हो, कितने दिन से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा अगर आप वेयर हाउसिंग में रख लेते हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा अगेन कितना, 15%। कितना देना होगा, 15%। अब यहां पर भी डेज की कैलकुलेशन ध्यान से सुन लें, यहां पर भी डेज की कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की फॉर वेयर हाउसिंग से लेके जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी फॉर होम कंजम्पशन, इनके टोटल डेज का टोटल करना, इसमें से 90 डेज माइनस कर देना, क्योंकि 90 दिन का ब्याज आपको नहीं देना, इसमें से कितना माइनस कर देना, 90 डेज। अगर आपके डेज रिमेनिंग निकलते हैं तो उन रिमेनिंग डेज पर आपको 15% का ब्याज देना पड़ेगा। तो बच्चों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में, चाहे वो रेट ऑफ ड्यूटी के ऊपर हो या वेयर हाउसिंग के ऊपर, रेट ऑफ ड्यूटी के ऊपर हो या वेयर हाउसिंग के ऊपर। ठीक है यहां तक, ओके। तो बिल ऑफ एंट्री जब वेयर हाउसिंग के लिए गई और जब बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए, के बीच के टोटल डेज करना, अच्छा ये दिन भी ऐड करना, कस्टम में हमेशा बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होती है वो भी है, तो इन दोनों को भी ऐड करना, सबको ऐड कर देना, उसमें से 90 डेज माइनस कर देना, जो रिमेनिंग डेज निकल रहे हैं उसका 15%, उसका 15% इंटरेस्ट 15% की रेट से। ठीक है यहां तक, ये आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। और एक आपका बैगेज है, एक आपका बैगेज है, इंटर लेवल पे तो बहुत पहले पूछा था, फिर भी आप थोड़ा बहुत याद कर लें। बैगेज का मतलब होता है कि आप पोर्ट पर आए, अपने साथ लगेज में क्या लेकर आ रहे हो, जो लगेज है उस लगेज को ही बैगेज बोलते हैं, उस लगेज को ही क्या बोलते हैं, बैगेज। तो लगेज के ऊपर भी क्या आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिल्कुल 35% की ड्यूटी है, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। बस आपको इतना सा याद रखना है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि आप बैगेज का टोटल करना, उस टोटल में से आपको 50,000 की जनरल फ्री अलाउंस मिल जाएगा, यानी उसमें से माइनस कर देना 50,000, उसमें से माइनस कर देना 50,000। हालांकि इसमें लिस्ट है, इसमें लिस्ट है, नेपाल भूटान की अलग है और इंडियन ओरिजिन की अलग है। अभी वो मॉड्यूल में बस इसलिए मैं कह पा रहा हूं, आप सुन ले, फाइनल वाले बच्चे आप देख लेना, लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है 50,000 और 15,000 की एग्जामिशन है, बस आप वो याद कर लेना 50 कब है और 15 की कब है। आप टोटल बैगेज जो भी उसके साथ साथ आ रहा है सबका टोटल करना, उसमें से माइनस कर देना 50,000 15,000। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उस पर 35%, जो वैल्यू आएगी उस पर 35%। साथ में आप ये भी देख लेना कि किन पर और छूट है, और एक्स्ट्रा छूट है, जैसे कि ज्वेलरी के ऊपर जो वुमेन्स हैं उनको 1 लाख रुपए, उनको 1 लाख रुपए 4 ग्राम, और जो मेंस है उनको 50,000 और 2 ग्राम तक ज्वेलरी की छूट दी हुई है। क्या दी हुई है, छूट दी हुई है। इसके ऊपर की वैल्यू पर उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। एक लैपटॉप फ्री है, कपड़े फ्री है, एक लैपटॉप फ्री है, कपड़े फ्री है, इसके अलावा सारे बैगेज पे ऑलमोस्ट। ठीक है, एक वैसे लिस्ट है, आप देख लेना, मॉड्यूल में मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है, बट आप लास्ट में देख लेना, इतना सही है, बाकी आपको बैगेज में और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन अगर गलती से आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहां आपका ये कस्टम मोस्ट प्रोबेबली, बस इतना आप दिमाग में सेट करके चले जाओ, बहुत है, बहुत है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को ये यूजफुल लगेगा। ठीक है, आप लोगों को लास्ट टाइम पे जितना मैं करा सकता था मैंने कराने की कोशिश की, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो अब लास्ट टाइम पे तो ठीक है, जैसा भी है, अगर सूटेबल हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो जैसा भी आप है, बाकी आएगी नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।